बड़ी अपडेट है। बजट सत्र को लेकर बैठकों का दौर जारी है और कार्य मंत्रणा की बैठक के बाद अब सर्वदलीय बैठक भी हुई है। सर्वदलीय बैठक में कई दलों के नेता मौजूद रहे। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई और उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें कई दलों के नेता मौजूद रहे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद थे, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी और कई अन्य दलों के, जिसमें विपक्षी दल शामिल हैं, उनके नेता भी मौजूद थे। तो बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है और इसके लिए बैठकों का दौर जारी। कैसे कार्रवाई शुरू होगी बजट सत्र की, कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे संपन्न होगी, क्या भूमिकाएं रहेंगी सबकी, क्या विषय उठेंगे, किस विषय को कितना समय देना है, बजट कब प्रस्तुत होगा, इन तमाम विषयों पर मंथन जारी। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा मोना इस बैठक में मौजूद थीं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बैठक में मौजूद थे। निषाद पार्टी से अनिल त्रिपाठी इस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे इस बैठक में मौजूद थे और बसपा से उमाशंकर सिंह, जो कि उनके एकमात्र एमएलए हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद थे और जनसंता पार्टी से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। एक बड़ी अपडेट आपको और दे दे, लखनऊ से ही है इस वक्त हमारे पास। शिवपाल यादव सपा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, ये बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर। विधानमंडल की बैठक के लिए सपा कार्यालय पहुंचे हैं शिवपाल यादव और राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे शिवपाल यादव। अखिलेश यादव अभी दिल्ली से लखनऊ नहीं पहुंचे हैं और अखिलेश के नहीं पहुंचने के कारण समाजवादी पार्टी में वापसी कर चुके और उनके जनरल सेक्रेटरी बनाए जा चुके शिवपाल यादव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको ये भी बताएं कि सपा ने बजट सत्र के लिए विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता अखिलेश यादव को करनी थी। बैठक में सरकार को घेरने की विधायकों के साथ रणनीति बनेगी। दलीय बैठक से मैं आ रहा हूँ। दलीय बैठक में था पार्टी की तरफ से और कार्य मंत्रणा में, और सरकार से मांग किया है कि आज प्रदेश में बड़ी समस्याएं हैं और जितना कम सत्र रखा गया है ये बजट सत्र है। कम से कम बजट सत्र कम से कम 30 दिन का होना चाहिए। जब तक विभागों पर चर्चा नहीं हो पाएगी बजटवार, तब तक क्या जनता की समस्याएं सामने आ पाएंगी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं, उनका निर्देश है, जा रहा हूँ बैठक। तो शिवपाल जी लीड कर रहे हैं आज बैठक। ये बड़ा दिन माना जा रहा है समाजवादी पार्टी के लिए। शिवपाल सिंह यादव नेतृत्व करेंगे और बहुत सारे निर्देश भी देंगे। जी देखा आपने मनोज पांडे, जो कि मुख्य सचेतक हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि बैठकों से आ रहे हैं वो, चाहे वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो या ऑल पार्टी मीटिंग हो, और उसमें उन्होंने कह दिया है कि बजट सत्र कम से कम 30 दिनों का होना चाहिए। विभागवार चर्चा के लिए यह आवश्यक है कि इतने दिनों का बजट सत्र हो। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट किया, जब उनसे पूछा गया कि शिवपाल यादव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे तो उन्होंने कहा जी, ये उनका उत्तर था। विधानसभा में जो बैठकें बुलाई गई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की और इसके अलावा ऑल पार्टी मीटिंग, उन दोनों में समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट किया मनोज पांडे ने। मुख्य सचेतक है, चीफ विप है। आपको समाजवादी पार्टी के कार्यालय ही लिए चलते हैं और विवेक त्रिपाठी, जो कि वहां पर जो कुछ भी घट रहा है उस पर नजर बनाए हुए हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। विवेक, अभी आप बात कर रहे थे मनोज पांडे से, वो तमाम बातचीत हमने लाइव देखी और सुनी और आपने उसके पहले जो दर्शकों को बताया वो भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं था। शिवपाल यादव पार्टी में वापस आने के बाद अब विधानमंडल दल की बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं और ये अपने आप एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम समाजवादी पार्टी के लिहाज से भी और प्रदेश की राजनीति के लिहाज से भी। क्या आप ये बताएंगे दर्शकों को कि कितने विधानमंडल दल के समाजवादी पार्टी के मेंबर्स इस वक्त दफ्तर में हैं? देखिए राजेंद्र, यहाँ पर सभी जो विधायक हैं वो पहुँच चुके हैं। रागिनी सोनकर से हमने बात की, रविदास मल्होत्रा से बात की, अनिल पटेल से बात की, बहुत सारे विधायक आए हुए हैं और सबसे खास बात यह है कि शिवपाल सिंह यादव का होना, वो पहले ही आ गए थे, पहले आके बैठे हैं और बैठकर इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश यादव नहीं है, वो दिल्ली में हैं और दिल्ली से अभी लखनऊ नहीं पहुंचे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है समाजवादी पार्टी के सोर्सेज से। और उसके पहले शिवपाल सिंह यादव का यहाँ पर आना बैठक में, और उस बैठक में जब अखिलेश यादव मौजूद नहीं है तो जाहिर सी बात है कौन लीड करेगा। शिवपाल सिंह यादव
बैठक को लीड करेंगे। इसकी पुष्टि के लिए मैंने मनोज पांडे से बात भी की। मैंने उनसे पूछा कि क्या अब यहाँ पर जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता शिवपाल सिंह यादव करेंगे, जो फैसले होंगे वो शिवपाल सिंह यादव के होंगे, चाहे संगठन को लेकर हो या कल के लिए जो रणनीति तय की है सरकार को घेरने की बजट सत्र में, सदन में, वो तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा जी, बस इतना बोले जी। और इस जी के पीछे बहुत सारी उनकी जो तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की वो छुपी हुई हैं कि आगे चुनाव में कैसे शिवपाल सिंह यादव का चेहरा आगे करना है, क्योंकि संगठन की नेतृत्व क्षमता उनके अंदर है, संगठन को बांधने की क्षमता उनके अंदर है। इसका पहले उदाहरण देख चुके हैं। मैनपुरी उपचुनाव में हमने देखा उदाहरण कि शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में किस तरह से एक चक्रव्यूह बिछाया गया और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर, खुद मुख्यमंत्री वहां गए थे, लेकिन उस चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए। तो ये आज बैठक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का चेहरा सामने आ गया है समाजवादी पार्टी में इतने लंबे समय बाद। 6 या 6.5 साल मुझे लग रहा है कि हो गया होगा, मेरा अंदाजा है कि 6-6.5 साल बाद शिवपाल सिंह यादव आज यहाँ इस पार्टी कार्यालय में आए हैं और यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए। अपनी पार्टी का जब उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय किया था और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व में राष्ट्रीय पदाधिकारी उनको बनाया गया था, इसके बाद से आज पहली बार यहाँ बैठक करेंगे, लीड करेंगे। सबसे खास बात यह है कि लीड करेंगे, नेतृत्व करेंगे बैठक का। अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में सारे निर्णय वही लेंगे और ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है। कल की तैयारियों पर चर्चा करनी है, संगठन को, प्रदेश के संगठन को विस्तार देना है, पूरी तरह से संगठन गठित करना है। समाजवादी पार्टी की अंतर कलह जो चल रही है, अंतर विरोध चल रहे हैं रामचरितमानस विवाद के बाद, उसको भी मैनेज करना है, ठीक करना है। ये सारी चीज़ें आज यहाँ पर होंगी और चूंकि 20 कार्य दिवस का बजट सत्र होना है, मनोज पांडे ने कहा भी कि हमने 30 दिन की बात कही थी कि 30 दिन होना चाहिए। राजेंद्र का साल भर में जो बजट सत्र या इस तरह के सत्र होते हैं, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन सत्र, वो 90 दिन कम से कम होने चाहिए, लेकिन 90 दिन शायद ही कभी होते हों। ऐसे में आज 20 कार्य दिवस का ये बजट सत्र आयोजित करना एक तरह से समाजवादी पार्टी के लिए जीत है। उन्होंने 30 दिन मांगे थे लेकिन 20 दिन ही हुए, ये जीत है। और आगे इसको कैसे आगे बढ़ाया जाना है, पूरे 20 दिन तक समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, क्या एक जो कदम दर कदम किस तरह से आगे चलेंगे, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाए जाएंगे, ये सारी बातें आज यहाँ पर बैठक में तय होंगी। विधानमंडल जो भाजपा इनके सपा के लोग हैं वो तय करेंगे और उसके बाद कल से जमीन पर समाजवादी पार्टी संघर्ष करते हुए दिखेगी। बहुत सारे विधायक आए, उनसे हमने बात भी की, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं सरकार को घेरने के लिए। कल हो सकता है कि राज्यपाल का ये बहुत दिलचस्प है विवेक के जो विधायक आपसे कह रहे हैं कि वो बिल्कुल तैयार हैं सरकार को घेरने के लिए, वो इस बजट सत्र में कैसे सरकार को घेरते हैं, कितने तार्किक प्रश्न उनके होते हैं, क्या बातें वो रखते हैं, क्या तर्क उनके होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और वहीं बजट सत्र के दौरान विपक्ष को जवाब देने के लिए भाजपा भी तैयारी कर रही है। हर बार की तरह बजट सत्र से पहले इस बार भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होगी। आज शाम 5:15 बजे ये बैठक लोक भवन में होगी और इसमें सीएम योगी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम और दोनों सदनों के सदस्य मौजूद रहेंगे। इस बैठक में विपक्ष के किन मुद्दों पर किस तरह से जवाब देना है, इस पर चर्चा होगी और रणनीति के तहत विपक्ष को जवाब दिया जाएगा। इधर विधानसभा सत्र को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सदन में विकास से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होती है, विपक्ष के कोई सवाल हैं तो जरूर सदन में उठाएं। उनसे बात की है हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला ने। सर, कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, विपक्ष ने अपनी तैयारी सरकार को घेरने की है, सरकार कैसे जवाब देगी? देखिए, सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष के पास अगर सवाल है और वह सदन में सवाल उठाने का काम करेंगे तो उसका सरकार के द्वारा जवाब दिया जाएगा। और अच्छा यही होता है कि जब सदन की कार्रवाई चले तो उस समय सदन की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास करने की जगह जो सवाल सरकार से उन्हें पूछना है वो सवाल पूछें। लेकिन समाजवादी पार्टी का विशेष तौर से इतिहास रहा है कि सदन की कार्रवाई में व्यवधान डालना और सुव्यवस्थित तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना
और केवल मीडिया के सामने जा कर के कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं स्पष्ट तौर से कहता हूं कि जो भी विपक्ष की ओर से सवाल आएंगे, सरकार की पूरी तैयारी है, हर सवाल का जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा था विधानसभा में पूछूंगा शूद्र वाला जो बयान दिया। नहीं, जो श्री अखिलेश यादव जी ने पूछा था, मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब भी दे दिया था कि वो सदन में सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। तो जब सवाल पूछेंगे तो जवाब उन्हें मिलेगा। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव चाचा भतीजा अगल बगल बैठेंगे, सरकार को बहुत मजबूती से घेरने की तैयारी है सपा की। नहीं, ये बहुत पहले से एक साथ बैठते रहे हैं और एक साथ इनके बैठने का नतीजा सुन रहा है। समाजवादी पार्टी एक डूबता जहाज है। समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, जो इतिहास है, जो वर्तमान है, वह केवल समाज में कैसे भेदभाव किया जाए, समाज में कैसे गुंडों, अपराधियों, अराजक तत्वों को नेता के रूप में स्थापित करने का काम किया जाए। सिर्फ यही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर और भी हमले किए हैं। उन्होंने जातीय जनगणना की मांग पर भी प्रहार किया है और इसको ढोंग बताया है। ये भी हम आपको दिखाएंगे। ट्वीट करके उन्होंने ये बात कही है। ट्वीट करके वो कहते हैं कि जातीय जनगणना की बात केवल ढोंग है। जब सरकार में थे तब मौनी बाबा, अब बाहर तब मांग केवल 2024 में चुनावी लाभ के लिए है, जो नहीं मिलेगा। पहले अखिलेश यादव जी समाप्त हो रही सपा को बचाने को अध्यक्ष पद किसी और को सौंप के जातिगत न्याय की शुरुआत संगठन से करें और फिर ये बात करें। ये ट्वीट है केशव प्रसाद मौर्य का। और इस तरीके से जातिगत जनगणना की जो मांग है समाजवादी पार्टी की, उस पर उन्होंने प्रहार किया है, इसको ढोंग बताया है और 2024 के चुनाव में जीतने के इरादे से, लाभ के इरादे से की गई बात बताया है। मैं ये कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी को जाति जनगणना से पहले जाति न्याय अगर करना है तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी को त्याग करके किसी अन्य को सौंप देना चाहिए। समाप्त होती हुई समाजवादी पार्टी शायद डूबने से बच जाए। मैं ये कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी को जाति जनगणना से पहले जाति न्याय अगर करना है तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी को त्याग करके किसी अन्य को सौंप देना चाहिए। समाप्त होती हुई समाजवादी पार्टी शायद डूबने से बच जाए। मैं ये कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी को जाति जनगणना से पहले जाति न्याय अगर करना है तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी को त्याग करके किसी अन्य को सौंप देना चाहिए। समाप्त होती हुई समाजवादी पार्टी शायद डूबने से। और बात यूपी विधानसभा की, जहां लोकसभा की तर्ज पर डिजिटल वीथिका बना दी गई है। आज डिजिटल गैलरी का लोकार्पण किया गया। कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना सहित कई नेता मौजूद रहे। इसके तहत प्रदेश के जो दर्शनीय स्थल, पर्यटन स्थल हैं, हेरिटेज स्थल हैं, उनका भी यहां पर डिजिटली भ्रमण किया जा सकेगा। एक टच स्क्रीन भी होगी जिस पर छूने से उन जगहों की पूरी जानकारी एक क्लिक पर सामने आ जाएगी। ये देखिए आप, मुख्यमंत्री को दिखाया गया इस डिजिटल गैलरी को जब उन्होंने लोकार्पण किया, उस वक्त की तस्वीरें। लोकसभा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये डिजिटल गैलरी स्थापित की गई है और इसी का उद्घाटन किया आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लोकसभा की तर्ज पर इसकी स्थापना। उत्तर प्रदेश विधान भवन में विधानमंडल के इतिहास को लेकर के डिजिटल गैलरी का भी उद्घाटन हुआ है। ये देश के और दुनिया के सबसे बड़े राज्य विधानमंडल दल होने के नाते और सबसे बड़ा विधानमंडल होने के नाते उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पूरे इतिहास पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इस डिजिटल गैलरी के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधानमंडल के
पूरे इतिहास के बारे में 1887 से लेकर के अब तक कब कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, अनेक उतार चढ़ाव देख करके आज देश के सबसे बड़े राज्य के सबसे बड़े विधानमंडल के रूप में जो गौरव प्राप्त हुआ है। इधर कानपुर में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में कलह सामने आ गई है। यूपी सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ल के पति अनिल शुक्ल वारसी ने अपनी ही पार्टी के सांसद पर सवाल उठाए। उन्होंने पार्टी के सांसद पर षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत लड़ाई को जाति और समाज से जोड़ा जा रहा है और इससे पहले अनिल शुक्ल वारसी विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि महिलाओं में आग लगाने की टेंडेंसी होती है। भाजपा में अंतर कलह यहां पर सामने आ रही है। व्यक्तिगत लड़ाई को जाति समाज से जोड़ रहे हैं, ये अनिल शुक्ल वारसी कह रहे हैं। महिलाओं पर उन्होंने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कल आरोप लगाए, अपनी पार्टी के सांसद पर उन्होंने षड्यंत्र के आरोप लगाए। मड़ौली कानपुर देहात कांड को लेकर उल्टी सीधी पोस्ट फेसबुक पर डाल रहे हैं। एक स्वयंभू ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष बताने वाला व्यक्ति जो कहता है कि मैं मीट मछली अंडा खाता हूं, शराब पीता हूं, फिर भी ब्राह्मण हूं, वह व्यक्ति मेरी पत्नी उसे कहता है कि समाज के नाम पर कलंक है। मैं और मेरी पत्नी लगभग 30 वर्षों से रात दिन अपने घर परिवार बिजनेस व्यापार को छोड़कर लोगों की सेवा में लगे हैं और कभी भी ऐसा कार्य नहीं किए कि समाज की बदनामी हो। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश में सियासत काफी ज्यादा गर्म है। इस बीच चर्चा पूर्व सांसद और विधायक रहे अनिल शुक्ला वारसी की हो रही है, उनके एक बयान की हो रही है। इस बीच उन्होंने एक और बयान दिया है। अपनी छवि को खराब करने के लिए कुछ लोगों पर आरोप लगाए हैं। अनिल शुक्ला वारसी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपने कहा कि कुछ लोग जो आपकी पार्टी में ही हैं वो आपकी छवि को खराब कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग जो है जब कभी भी इस तरह के चुनाव आते हैं लोकसभा के, तो उनको ये डर रहता है कहीं कि लोकसभा का टिकट न मांगने लगे। तो वो लोग जो है चूँकि पार्टी में तो हैं, लेकिन उनकी जो भी गतिविधियां हैं वो सरकार के विरोध में रहती हैं, पार्टी के विरोध में रहती हैं। लेकिन ये काम तो पार्टी को देखने का है, हमारा तो है नहीं। इसलिए खबर मुरादाबाद से है। मृतक का श्वेताब तिवारी के परिजनों से मिले हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सीए श्वेताब तिवारी के परिजनों को न्याय का भी भरोसा दिया है। 15 फरवरी की रात मुरादाबाद के मझोला थाना इलाके में सीए श्वेताब तिवारी की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।